हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्लाइंड एपिसोड 4 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है कि यहाँ से जाने के बाद मैं पिकनिक पर जाऊंगा और काफ़ी अच्छा खाना खाऊंगा। तभी दूसरा बच्चा कहता है कि यहाँ से जाने के बाद मैं स्कूल में जाऊंगा और बहुत सारा होमवर्क करूंगा। तभी नंबर 11 यूनजून से पूछता है कि तुम क्या करोगे। तभी यूनजून कहता है कि मैं तो सिर्फ बड़ा होना चाहता हूँ और अपने हाथ से कुछ इशारा करता है। उसके बाद हम उसी किलर को देखते हैं जो कि जूरी मेंबर की फोटो को डोर पर चिपका रहा होता है। फिर सारे डिटेक्टिव केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी रियोन का भाई वहाँ पर आ जाता है और वो अपना मोबाइल दिखाता है और कहता है कि इस रात को इसी टाइम पर मैंने उसे कॉल और मैसेजेस किए थे जब भी उसका मर्डर हुआ। और रियोन और उसका भाई दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी रियोन का भाई रियोन से पूछता है कि तुम उस रात कहाँ पर थे। तभी रियोन कहता है कि उस रात मैं अपने दोस्त के साथ था। फिर वो कहता है कि मुझे मिस्टर बेक से मिलने के लिए जाना है। फिर वो मिस्टर बेक से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर मिस्टर बेक के हाथ में वही टैटू होता है जो कि टैक्सी ड्राइवर के हाथ पर होता है। फिर रियोन पूछ ही लेता है कि ये टैटू आपने कहाँ पर बनवाया। तभी मिस्टर बेक कहता है कि ये टैटू मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पर सभी एम्प्लॉय और सभी वर्कर के हाथ पर लगाया जाता था। फिर रियोन कहता है कि क्या टैक्सी ड्राइवर सुनगिल के हाथ में भी ऐसा ही टैटू था, क्या वो भी वहाँ पर काम करता था। तभी मिस्टर बेक हाँ कर देते हैं। फिर हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जूरी ट्रायल का रात होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर बेक बाहर होते हैं जहाँ पर सुनगिल वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर वो कहता है कि आपकी बेटी के बारे में सुनकर काफ़ी बुरा लगा। फिर वो ये कहता है कि मैंने उन्हीं 5 बच्चों में से एक बच्चे को मैंने यहाँ पर जूरी ट्रायल में देखा था। तभी मिस्टर बेक कहते हैं कि वो कौन सा बच्चा था। तभी वो कहता है कि मुझे पक्का पता नहीं कि उनमें से कौन था, लेकिन वो उनमें से एक था। फिर रियोन सुनगिल के बारे में काफ़ी कुछ पूछने लगता है। तभी मिस्टर बेक कहते हैं कि सुनगिल काफ़ी वायलेंट हो गया था क्योंकि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो काफ़ी शराब भी पीने लगा था। फिर हम देखते हैं कि सुनगिल उन्हीं बच्चों को काफ़ी बेरहमी से मार रहा होता है। फिर कोकोमोम का फुनरल होता है जहाँ पर सारे जूरी मेंबर जाते हैं। फिर वो आपस में बातचीत करते हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि शायद किलर हम में से ही कोई है या शायद किलर का हम में से ही कोई अगला निशाना बनने वाला है और सभी एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। फिर चीफ बाहर जाता है जहाँ पर उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में वो लिंक ओपन करता है। उसमें कोकोमोम की मर्डर का वीडियो होता है जहाँ पर वो अपने डैड से हेल्प मांग रही होती है और काफ़ी रो रही होती है। तभी वो किलर उसे मार डालता है। ये देखकर याम काफ़ी डर जाता है और रोने लगता है और सारे डिटेक्टिव फ्रंट पर आते हैं। फिर रियोन कोकोमोम के बेटे के साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर चीफ आ जाता है और रियोन के गले में जो चेन था उसे देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है। फिर रियोन बाहर आ जाता है जहाँ पर मिस चो होती है। फिर वो चो को घर छोड़ने के लिए जाता है। फिर चीफ रियोन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देख रहा होता है। फिर वो सारे डिटेक्टिव खाना खा रहे होते हैं। तभी उनमें से किम कहता है कि ये नेकलेस तुमने कहाँ से बाय किया। तभी रियोन कहता है कि ये मैंने बाय नहीं किया और कोई आंसर नहीं देता और खाना खाने लगता है। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर चीफ एक लड़की के साथ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका भाई होता है और वो चीफ उसी लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम यूनजून है। तभी वो छोटा बच्चा कहता है कि हाँ उसका नाम यूनजून है और मैं उसका भाई हूँ और मेरा नाम जॉन यूनजे है। और दोनों के गले पर वही नेकलेस होता है जो कि रियोन ने पहना था। फिर प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि चीफ मिस्टर बेक को कॉल करते हैं और कहते हैं कि रियोन ही वो बच्चा है
जिसने तुम्हारी और मेरी बेटी को मारा है। फिर मिस्टर बेक नर्स जो से मिलने के लिए चाहते हैं, जो कि जो की मॉम होती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है ना यून जंग जे कहाँ पर है। नर्स जो मना कर देती है, वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नर्स जो कहती है कि इस सब को 20 साल हो चुके हैं, इस सब को 20 साल हो चुके हैं और मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर वो कहती है कि यहाँ पर कभी भी मत आना। तब मिस्टर बेक कहता है कि उसने ही मेरी बेटी को मार डाला है, मेरी एक ही बेटी थी। और मिस्टर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसे मिस्टर बेक को चीफ का कॉल आता है और कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया, वो रियोन ही है जिसने तुम्हारी और मेरी बेटी को मार डाला है। फिर उसके बाद हम रियोन को देखते हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर पर नजर रख रहा होता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, फिर वो हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ पर वो चंग से मिलता है, जहाँ पर रियोन कहता है कि ये परफेक्ट वेदर है मरने के लिए। तभी चंग कहता है कि मुझे बचा लो, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मेरा एक 7 साल का बेटा है जिसे ब्रेन ट्यूमर है और इसीलिए उसकी सर्जरी के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तभी एक दिन मुझे किसी का कॉल आया, उसमें वो कहता है कि अगर तुम्हें सर्जरी के पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने उसे पूछा कि तुम कौन हो। तभी वो कहता है कि तुम्हें पैसों से मतलब रखना चाहिए, मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम्हें मिस्टर बेक की बेटी को किडनैप करना है और उसका फेक मर्डर क्रिएट करना है। शंग कहता है कि क्या तुम मुझे किसी को मार डालने के पैसे दोगे। तभी वो कहता है कि तुम्हें उसे मारना नहीं है, बल्कि उसके गले पर सिर्फ चाकू रखना है और उसे डराना है। और ये सब कुछ रियोन को कह रहा होता है। रियोन कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूं। जंग कहता है कि ये सारी बातें मैंने रिकॉर्डिंग की थी और ये रिकॉर्डिंग मिस्टर बेक के पास है। वो कहता है कि मिस्टर बेक और वो अपने आदमियों के साथ आए थे मुझे हॉस्पिटल में मारने के लिए, इसलिए मैंने उस रिकॉर्डिंग को उन्हें दे दिया था। मिस्टर जंग कहता है कि मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ और मेरे पास ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी है। तभी वो कहता है कि मेरे बेटे का नाम फोन है और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे तभी मैं तुम्हें वो रिकॉर्डिंग दूंगा। फिर वो रियोन को कान में कुछ कहता है। उसके बाद हम रियोन के भाई को देखते हैं जो कि वहाँ पर हॉस्पिटल के नीचे होता है। फिर वो जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाता है हम देखते हैं जंग ऊपर से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रियोन का भाई बाहर आता है और ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ पर कोई होता है और रियोन के भाई को देखकर छुप जाता है। फिर उसी टाइम पर हम रियोन को कार से हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। फिर जज रियो छत के ऊपर जाता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर घायल होता है। फिर उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि जंग और रियोन दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी मैं नीचे कॉफी लेने के लिए गया था, जब मैं ऊपर आया तभी वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं और उसके बाद रियोन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैंने उससे कहा कि हम कॉफी खत्म होने के बाद जाएंगे। फिर किसी ने पीछे से मुझे मारा और मैं बेहोश हो गया। फिर दूसरा डिटेक्टिव जज रियोनो को कहता है कि वो लास्ट टाइम वो डिटेक्टिव रियोन के साथ था। फिर जंग की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर रोंग दरवाजा ओपन करता है। तभी उसकी मॉम किसी को देखकर काफी शॉक हो जाती है। फिर किम उसी जंग के घर पर जाता है जहाँ पर जंग की वाइफ का मर्डर हो चुका होता है और जन रियो वहीं पर होता है, जिसे किम को लगता है कि जंग रियो ने ही उसे मारा है। फिर जंग रियो उसे कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। फिर वो किम उस पर गोली चलाने लगता है जिससे जंग रियो उसे धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जंग रियो को कोई किडनैप कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि उसे बांध कर रखा होता है, जहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि सीटी बजा रहा होता है। तभी जंग रियो कहता है कि ये आवाज़ है और मैंने कहीं पर सुना है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी मिस्टर बेक होता है
जहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या जंग रियून कहूँ या फिर मैं तुम्हें जंग यून जे कहूँ। जंग रियून को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मिस्टर बे कहता है कि अगर तुम्हें बदला ही लेना था तो तुम मुझसे लेते, ना कि मेरी बेटी से। और तुमने मेरी बेटी को तभी मारा जब उसका बर्थडे था। तभी जंग रियून कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा। मिस्टर बे कहता है कि मैं तुम्हें काफी बेरहमी से मारूंगा और तुम्हें काफी टॉर्चर भी करूंगा। फिर वो एक चाकू लेकर उस पर अटैक करता है। तभी जंग रियून उससे फाइट करता है और वहां से भाग जाता है और वो सभी लोग जंग रियून को पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी वो जंगल में भाग रहा होता है और वो नीचे गड्ढे पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि जंग रियून काफी घायल हो जाता है। फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।